Very good morning, student. Today we are very important chapter first, microeconomics, and part one. What type of syllabus? What type of syllabus on this chapter? Part one. बुक का नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन। शुरुआत का हम इस यूनिट से शुरुआत ही कर रहे हैं। आपको जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ईजियस जीवन से रिलेटेड, मतलब ईच एंड एवरी कंसेप्ट शुड बी रिलेटेड इज योर पर्सनल लाइफ। अपनी जिंदगी की हर चीज इकोनॉमिक्स से जुड़ी है। यू आर कंज्यूमर, you are seller, you are buyers, whatever. Each and everything should be related of your life. Today we are start the new session, first session of microeconomics chapter 1. This is each and everything should be learned easiest way, understanding and learn it. Okay, now we start. First हम देखते हैं कंटेंट क्या है। कंटेंट है, सबसे पहले 5 कंटेंट में हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है और आज हम केवल 2 कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं। एक तो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा कंसेप्ट है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्या होता है। तीसरी कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं व्हाट एन इकोनॉमी, ये कंसेप्ट हमें पढ़ने। तीसरा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, क्या होता है सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट प्रोड्यूस, हाउ प्रोड्यूस, और क्या होता है नीड्स, वांट्स, इन सभी कंसेप्ट के बारे में हमें डिटेल्स पढ़ना है। देन व्हाट, हाउ एंड whom टू प्रोड्यूस, एंड लास्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अंडरस्टैंडिंग माय डियर्स मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, what an economy, central problem and economy, what, how, for whom to produce, opportunity cost. Okay, now शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको पता है कि जो भी चीजें हैं, छोटी बड़ी चीजें आपके सामने होंगी। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आप एक पेन खरीदते हो, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना, अगर आप एक पेन खरीदते हो तो वो तुम्हारी इंडिविजुअल डिमांड है, और जिन जिन चीजों में इंडिविजुअल वर्ड लगता है वो सारी कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड थिंग, जो स्टूडेंट, मतलब एक ओवरऑल, मान लो तुम्हारी एक इंडिविजुअल थी, जिस डिमांड में, जिस सप्लाई में टोटल वर्ड लगता है, टोटल कॉस्ट, टोटल मतलब सम अप, टोटल, वो सारी की सारी कंसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स से गिनी जाती है। सिंपली 2 ही डेफिनेशन याद रखना, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। जहां इंडिविजुअल वर्ड लगता है वो ओवरऑल कंसेप्ट इंक्लूडिंग ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे आपका टोटल वर्ड लगता है, ग्रॉस वर्ड लगता है, सम अप वर्ड लगता है, वो तमाम चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। नाउ कॉन्सेप्ट देखो, पहले तो हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट है। ओके, फर्स्ट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के ही 2 पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल चॉइस to satisfy their needs and want in a world limited resource। सिंपली बात है, कोई भी समझ सकता है। देखो, इकोनॉमिक्स किन बातों की स्टडी करता है, हाउ पीपल चॉइस टू satisfy their needs and wants in a world
ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि जो रिसोर्स है ना वो बहुत लिमिटेड है। सिंपल सा एग्जांपल देके आगे चलता हूँ। 400 स्टूडेंट है और हमारे पास एक ही बस है। एक बस की कैपेसिटी है 100 स्टूडेंट की, तो 400 स्टूडेंट तो 4 बस लग जाएंगे। पर हमारे पास कितनी बस है? ओनली 1 बस, और स्टूडेंट कितने हैं? 400 स्टूडेंट को पहुंचाना है। तो अब क्या करना है? अब वो स्टूडेंट को स्कूल तो पहुंचाना है, तो फिर क्या करना है? एक ही बस है, एक साथ तो नहीं जा सकते, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? अल्टरनेटिव ऑप्शन चॉइस करते हैं कि वो बस 100 बच्चों को छोड़ के वापस आए, फिर 100 बच्चों को छोड़ के वापस आए, फिर मतलब एक ही बस 400 बच्चों को स्कूल पहुंचा रही है, पर उसका अल्टरनेट टाइम है, और ये हमारे पास अल्टरनेट रिसोर्स है। इसलिए लिमिटेड रिसोर्स, इसके लिए हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमें करना क्या है, और फिर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिला के जो पढ़ाई करी जाती है, इन सब चीज़ों को मिला के बोला जाता है इकोनॉमिक्स। ओके, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल चॉइस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। वांट, भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे वो चीज़ें चाहिए, मुझे ये सब चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखना, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल ईच एंड एवरी कॉस्ट, सभी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, क्या करना पड़ता है? डिसीजन मेकिंग किस लेवल पे? इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे एंड बिजनेस लेवल पे। 3 लेवल पे इंसान को डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो खासकर कैसे हैं? देखो, इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड बिजनेस, 3 चीजें याद रखना। मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड बिजनेस, इन 3 लेवल पे इंसान को पर्सनली डिसीजन लेना पड़ता है, तो हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, द स्टडी ऑफ बिहेवियर, द डिसीजन मेकिंग ट्रेंड्स ऑफ एंटायर इकोनॉमी। याद रखना ये बड़ा, एंटायर इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है। एंटायर इकोनॉमी, एंटायर, सभी चीजें, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इंडिविजुअल, 3 चीजें याद रखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है किसका? बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आपको सब जानते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, तो हम डिसीजन मेकिंग पे बात कर रहे थे। तो ये माइक्रो इकोनॉमी, द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल, फैमिली एंड बिजनेस। तो माइक्रो इकोनॉमी, द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ट्रेड्स ऑफ एंटायर इकोनॉमी। अब ये वर्ड्स कहाँ से फाइंड आउट हुए, जरा इसके बारे में बात करते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों वर्ड कहाँ से आए? सी, macro and macro view, the words of macroeconomics, the study of choices that individual and business make, the way this choice interact। ये क्या करता है? interact करता है ना, interact and are the influence in the government। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, द स्टडी ऑफ एग्रीगेट टोटल effect on national economy and the global economy of the choices of individual, business and the government। 3 लेवल पे काम करता है, इंडियन वे पे इस पे थिंकिंग की जाती है। देखो ये टर्म्स हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, द होल इकोनॉमिक थ्योरी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। whole economic theory, words याद रखना, the whole economic theory is broadly divided into 2 parts, is a microeconomics and second is a macroeconomics। This is 2 terms, the first use of Ragnar fish, दुनिया में पहली बार रैगनर फिश ने इस वर्ड, फिशर्स ने 1933 में इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया। बट
two words become a popular word. Why it is economics together nowadays? 1933 में 1933 में रैगनर के द्वारा मैक्रो और माइक्रो वर्ड्स को डिवाइडेड किया गया था. इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इज डिवाइड अ ग्रीक वर्ड. ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं. और ग्रीक वर्ड कौन सा? मैक्रो एंड मैक्रोस. ये दो वर्ड्स हैं. मीनिंग ऑफ स्मॉल एंड लार्ज. सिंपली बात है, मैंने बताया ना, एक पेन की डिमांड इंडिविजुअल को सकती है, 100 पेन की डिमांड सम ऑफ या एग्रीगेट होती है. एक पेन की डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स से आती है और 100 पेन की डिमांड्स MACRO मैक्रो में आती है. याद रखना. फॉर एग्जांपल्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स we study how price of goods, factor of production are determined. और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इट इज स्टडी ऑफ क्या हो जाए लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देश का एम्प्लॉयमेंट घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसके बारे में जब डिसीजन लेना पड़ता है, उसे एग्रीगेट बताना पड़ता है कि नहीं यार, मेरे देश की जो अभी एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो 16 से घटकर 2% पहुंचा है. मतलब देश की इकोनॉमी किस तरीके से सफर कर रही है उसके बारे में बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स. और MICRO इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि इंडिविजुअल, भाई सर्विस सेक्टर का इतना है, पब्लिक सेक्टर का इतना है, प्रोडक्शन सेक्टर का इतना है, फार्मर में इतना घटा है, फार्मिंग सेक्टर में इतना घटा है, प्राइमरी सेक्टर में, फिशिंग में, माइनिंग में, फॉरेस्ट में, जो एरिया आता है उन सभी एरिया की इंफॉर्मेशन बताता है माइक्रो MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो दो कॉन्सेप्ट है. एक आता है, याद रखना, स्मॉल लेवल पे जो काम करता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और लार्ज लेवल पे काम करता है वो MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स. मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी है एडविन ने. एडविन मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल सच एज कंज्यूमर फर्म्स, resource owner, while macroeconomic deal with the behavior economic aggregates such as the gross national level of employment. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है? नेशनल इनकम, देश का एम्प्लॉयमेंट, देश की पावर, टोटल पावर्टी कितनी है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, टोटल जनरेशंस कितना है, इन ओवरऑल लेवल पे काम करता है. और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है और बताता है. स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस, जेएस मील, इन लोगों ने भी इन पर काम किया है. मेनली माइक्रो इकोनॉमिक नेचर. मार्शल पीगू वेर माइक्रो MACRO मैक्रो इकोनॉमिक नेचर, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज डेवलप्ड ओनली बाय आफ्टर केन्स 1936. भले इन लोगों ने काम किया लेकिन माइक्रो MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स को 1930 में केन्स ने सबसे पहले उसको अमल में लाया. आज उन्हीं का वर्ड है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड आप नीचे देख रहे हो. टर्म्स ऑफ मैक्रो, द टर्म्स वो द माइक्रो वॉज ऑर्गेनाइज द ग्रीक वर्ड MIKRO मैक्रोस. याद रखना. व्हेन मीन which means small level. Hence microeconomics is a concern of small economic unit like as individual, consumers, household, firm and industry. 3 लेवल पे देखो, हाउसहोल्ड प्राइमरी सेक्टर, फर्म्स एंड इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर, और जो सर्विस सेक्टर आता है. इन तीनों सेक्टर्स में जो कम्युनिकेट एग्रीगेट स्टडी बताता है, या सॉरी इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी बताता है, उस स्टडी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस. भाई इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव भी है, इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव भी है. तो कैसे? ऑल द इकोनॉमिस्ट हैव एक्सेप्टेड इज देयर साइंस, बट देयर इज द डिस्प्यूट अबाउट द टाइप. हियर the view given for economics as a positive science and normative science are explained in order to meaning and implication of the science. They are explained of the heading positive science. अब देखते हैं पॉजिटिव क्या होता है. The science will be show the causes and effect
ऑफ रिलेशन, दो वर्ड्स याद रखना, कॉजेस एंड इफेक्ट. Relationship by explaining actual condition of event situation is a positive sign. It formulate law on basis of causes and effect relationship. क्या चीजें मुझे बताओ. डिमांड बढ़ी तो प्राइस पे क्या असर होगा? समझ रहे बात को? डिमांड इंक्रीज हुई, ये डी इंक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई तो होता क्या है? डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज. डिमांड लो, प्राइस लो. डिमांड इंक्रीज, सप्लाई हाई. तो सप्लाई हाई, प्राइस हाई. तो ये तमाम चीजें जो है वो रिलेशनशिप को बताता है. मतलब डिमांड का असर प्राइस पे क्या होगा, सप्लाई का असर प्राइस पे क्या होगा, सप्लाई का असर मार्केट पे क्या होगा. इन दोनों का रिलेशन क्या है? इस दो रिलेशन को मेंटेन करने का काम पॉजिटिव साइंस करता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स करता है. सिंपल बात है. रिलेशनशिप एंड इफेक्ट. वंस अगेन बता रहा हूं, रिलेशनशिप एंड इफेक्ट. रिलेशनशिप एंड इफेक्ट. रिलेशनशिप कितना? प्राइस का रिलेशन इसके साथ, प्राइस का रिलेशन सप्लाई के साथ, सप्लाई का रिलेशन मार्केट के साथ. तो सप्लाई ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा होने से उसकी प्राइस कम होने लगती है, क्योंकि उसमें डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई ज़्यादा हुआ तो प्राइस लेस हो गई. तो ये जो रिलेशनशिप बताने वाला काम करता है वो पॉजिटिव साइंस करता है. अब उसके पॉजिटिव फंक्शंस है कुछ. दिस इज नॉट रिलेटेड ऑफ, देखो, द डील विथ थिंग्स इट रिमेन नेचुरल अबाउट द एंड एंड रिफ्यूजेस पास मॉरल जजमेंट. अकॉर्डिंग टू केन्स, एक केन्स ने डेफिनेशन बताई. देखिए, पॉजिटिव साइंस में बी डिफाइन द बॉडी ऑफ सिस्टमाइट नॉलेज कंसर्निंग व्हाट इज. क्या चीज़ें हो रही है उसके बारे में वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, उनको नॉलेज मिल सकता है कि भाई डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली कीमत कम होगी, डिमांड घट रही है तो ऑब्वियसली भाई प्राइस कम होगी. तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन, नॉलेज सिस्टमाइजेस नॉलेज हमें मिलता है. इकोनॉमिक ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेस एंड इफेक्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड है. देन द पॉजिटिव साइंस, फॉर एग्जांपल द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ डिमांड, अभी बता चुका हूँ. से यूनिटी गोज टू decreasing an additional unit of consumer goods to increases. Normative science में देखो, it is concerned with the deal of human life, the aspect of the life, right or wrong, goods, bad of steady deal. इसमें पढ़ा जाता है क्या सही है क्या गलत है. They explain situation what ought to be. It means given a judgment about the rightness and wrongness. According to Keynes, a normative science is the body of systematic knowledge relation to criteria of how to. भाई दो ये कॉन्सेप्ट याद रखना. नॉर्मेटिव साइंस का मतलब इफेक्ट एंड रिलेशनशिप. डिमांड का असर प्राइस पे क्या होता है, प्राइस का असर सप्लाई पे क्या होता है, सप्लाई का असर इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई पे क्या होता है, इन कंजम्पशन पे क्या होता है, प्रोडक्शन पे क्या होता है. प्रोडक्शन बढ़ी तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ा, सप्लाई बढ़ा तो प्राइस बढ़ी. तो ये जो रिलेशन है एक दूसरे के अंदर, उस रिलेशन को बताने का काम नॉर्मेटिव साइंस करता है, याद रखना. तो नॉर्मेटिव साइंस इज अ फॉर्मुलेटेड ऑफ द पॉलिसी unnecessary to undesirable aspect of containing analysis it. The smoking harmful to death, then say it's not good smoke, we do not have smoke. क्या होता है कि जब कोई हमें कहता है कि भाई स्मोक से आपका लिवर खराब हो सकता है तो आप उसे बंद कीजिए, तो इंसान अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके बंद कर सकता है. उसमें समझ पड़ती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. नॉर्मेटिव साइंस में ये चीज़ें होती है. Welfare economists have assumed that normative science said to be has make right decisions considering a behavioral aspect of the theories. क्या होता है, वेलफेयर इकोनॉमिस्ट सभी चीज़ें ये मानते हैं कि भाई नॉर्मेटिव साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंस
इकोनॉमिक्स है एक इकोनॉमिक है, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें उसको समझ में आती है कि उसका नुकसान हो रहा है कि सही हो रहा है, पास हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि ज़्यादा अगर प्राइस बढ़ी तो उसको पता लगता है कि मार्केट में क्यों प्राइस बढ़ रही है, इन सब चीज़ों के वो फाइंड आउट कर सकता है। तो तमाम चीज़ें हमने देखी नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस में, दोनों चीज़ें हमने देखी, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। इन सब चीज़ों को अच्छे से लर्न करें। एक जो होता है वो रिलेशन और इफेक्ट बताता है, और एक जो है ओवरऑल स्टडी करता है कि भाई अगर डिमांड मतलब एम्प्लॉयमेंट घटाना है या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को क्या पॉलिसी अप्लाई करनी चाहिए, उसके बारे में पॉजिटिव साइंस बताता है। और एक नॉर्मेटिव साइंस जो है वो रियल एक्चुअल इफेक्ट एंड रिलेशनशिप को मेंशन करता है। तो वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आज के पीरियड्स में हमने देखा कि इकोनॉमिक्स के बारे में, उसके डील्स के बारे में, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, और लास्ट कॉन्सेप्ट हमने देखी थी कि नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस में। दो चीज़ें भी अंडरस्टैंडिंग कर लो, एजीएस बेसिक पढ़ लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू। हम नेक्स्ट पार्ट में उसको देखेंगे, समझेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, अब तक आप ये लर्न कर लो। 3 क्वेश्चंस जो है, फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन दूंगा। एक, व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस, इसके बारे में बात करते हैं। ये मतलब ये हुआ है, आप इसको लर्न करें, लिख के रख के सारी चीज़ें नोटबुक पे नोट करके रखें।